हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर 10 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सॉल्यूशन यानी कि वैकल्पिक विवाद निपटारा विधि के बारे में बताऊंगी। इस पेपर में जैसे 6 पार्ट हैं, जिनमें फर्स्ट वाला पार्ट हमारा चल रहा है आर्बिट्रेशन का। इस आर्बिट्रेशन वाले पार्ट में हम द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के बारे में देख रहे हैं। और कल की क्लास में हमने इसके डेफिनेशंस वाला पार्ट देखा था। सेक्शन 2 में जितनी भी विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दे रखी हैं जो आगे के सेक्शंस में भी काम आएंगी, उनका बारे में हमने देखा। आज हम देख रहे हैं सेक्शन 2(1)(a) में जो आर्बिट्रेशन बता रखा है मध्यस्थम। तो मध्यस्थम के है क्या, ये तो हमने देखा कि भाई दो पक्षकार हैं जिनके बीच में अगर कोई विवाद हो गया तो अपने विवादों को न्यायालय में न जाकर न्यायालय के बाहर अगर वो निपटाना चाहें तो किसी एक व्यक्ति के पास जाते हैं जिस पर उन दोनों पक्षकारों को भरोसा हो और वो अपने विवादों का उससे निपटारा करवाते हैं। इस प्रक्रिया को मध्यस्थम कहते हैं, आर्बिट्रेशन कहते हैं। तो आर्बिट्रेशन के प्रकार क्या क्या हैं, काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में आज हम देखेंगे कि आर्बिट्रेशन किस किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहला है इसके अंदर काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन में फर्स्ट है अडॉक आर्बिट्रेशन। अडॉक यानी कि तदर्थ मध्यस्थम। हिंदी में तदर्थ क्या होता है, अडॉक में होता है जब पक्षकारों के बीच कुछ मध्यस्थम करार से मध्यस्थम होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मध्यस्थम करार के बिना तो मध्यस्थम नहीं हो सकता, तो मध्यस्थम करार हुआ तथा उसकी व्यवस्था भी पक्षकारों के द्वारा खुद ही की जाती है, तब ऐसा मध्यस्थम तदर्थ मध्यस्थम कहलाता है। ऐसे मध्यस्थम का संचालन किसी संस्था द्वारा नहीं होता वरन स्वयं मध्यस्थ द्वारा पक्षकारों के बीच करार के अनुसार या उसकी पारस्परिक सहमति के अनुसार होता है। तदर्थ मध्यस्थम घरेलू यानी कि जो खुद के ये भारत के भीतर, अंतर्राष्ट्रीय भारत के बाहर तथा एक विदेशी मध्यस्थम भी हो सकता है। तो यहाँ तदर्थ मध्यस्थम से मतलब ये है, अडॉक आर्बिट्रेशन से मतलब ये है कि जो जो पक्षकार हैं मध्यस्थम के, वो किसी एक व्यक्ति को अपने विवादों को सुलझाने के लिए एज अ आर्बिट्रेटर मध्यस्थ नियुक्त करेंगे। तो वो मध्यस्थ एक सिंगल व्यक्ति होगा जो कि इन के विवादों को, पक्षकारों के विवादों को निपटाएंगे। ये मध्यस्थम घरेलू भी हो सकता है, इंटरनेशनल वाला भी हो सकता है और फॉरेन वाला भी हो सकता है। इसे कहेंगे तदर्थ मध्यस्थम, अडॉक आर्बिट्रेशन। तदर्थ, इसमें कोई संस्था नहीं होती, संस्था का इसके अंदर कोई काम नहीं होता और वो कहलाएगा अडॉक आर्बिट्रेशन। आगे हम बात कर रहे हैं, सेकंड इसका काइंड है, दूसरा प्रकार है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। इंस्टीट्यूशनल यानी कि संस्थागत मध्यस्थम। अब जैसे कि इसके नाम से लगता है संस्था, दोनों जो पक्षकार है, जो पार्टी है, वो किसी संस्था में चलेगी कि हमारे मुकदमे को हमारे विवादों को किसी संस्था के द्वारा सुलझाया जाए। तो जब मध्यस्थम का संचालन किसी मध्यस्थम संस्था द्वारा किया जाता है, एक जो संस्था है, इंस्टीट्यूट वो करती है, तब वह मध्यस्थम संस्थागत मध्यस्थम कहलाता है। इस प्रकार का मध्यस्थम हेतु पक्षकार पूर्व में ही ये करार कर लेते हैं कि विवाद की निश्चित करने के लिए किसी नामित मध्यस्थम संस्था को निर्देशित किया जाएगा। यानी एक बहुत पॉपुलर जो कोई इंस्टीट्यूशन होगा उसमें जाएंगे और वो इंस्टीट्यूशन ही ऐसे जो पार्टीज है, पक्षकार हैं, उनके विवादों को निपटाएंगे। इस प्रकार के मध्यस्थम में मध्यस्थम कार्रवाई का संचालन पक्षकारों द्वारा नामित संस्था ही करती है, न कि मध्यस्थ। अब देखिए, तदर्थ में और संस्थागत में यानी कि अडॉक में और इंस्टीट्यूशनल में फ़र्क दिख गया साफ कि तदर्थ में तो एक सिंगल मध्यस्थम होगा, लेकिन संस्थागत में कोई एक सिंगल व्यक्ति मध्यस्थ नहीं होगा। इन संस्था के पास ऐसे मध्यस्थों का एक पैनल होता है, एक सूची होती है जो विभिन्न व्यवसायों या क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान और दक्षता और अनुभव रखते हैं और वही इनके मामलों को निपटाते हैं, उसको कहेंगे संस्थागत मध्यस्थम। फिर यहाँ पर ये भी है कि स्वयं मध्यस्थम संस्था जो है, ये ऐसी संस्था है खुद मध्यस्थम कार्रवाई नहीं करती, ये कार्य तो मध्यस्थों का है। संस्था का कार्य मध्यस्थम कार्रवाई का संचालन करना है, जो कि प्रशासनिकी कार्य है, जिसके अंतर्गत मध्यस्थम कार्रवाई हेतु मध्यस्थ उपलब्ध करवाना, कार्रवाई की प्रक्रिया के नियम उपलब्ध करवाना, मंत्रालयिक सहायता आदि करना। मध्यस्थम कार्रवाई अर्धन्यायिक यानी कि क्वासी जुडिशियल प्रकृति की हो, नेचर की हो, तो मध्यस्थम कार्रवाई तथा मध्यस्थम कार्रवाई का संचालन दोनों एक दूसरे से अलग अलग, पृथक है, सेपरेट है। तो इसमें संस्थागत मध्यस्थम क्या होता है, संस्थागत मध्यस्थम में एक पैनल बना होता है और वो ऐसे पार्टीज के, ऐसे पक्षकारों के जो कोई भी विवाद हैं, उन विवादों का इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन के द्वारा सुलझाया जाता है। उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं होता, ये एक पैनल बना होता है। यहाँ पे संस्था खुद ही
विवादों को सुलझाना नहीं करती, ये मध्यस्थता कार्रवाई में संचालन करती है, उसकी प्रक्रिया, उसके प्रोसीजर को निर्धारित करती है। अगर किसी तरह की कोई हेल्प वगैरह चाहिए, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प चाहिए या मिनिस्ट्रियल कोई हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की कोई चाहिए हेल्प, तो मध्यस्थता कार्रवाई का वो संचालन करवाएगी। तो ये पैनल के द्वारा किया जाता है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता। इसे कहेंगे इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेशन या इनकी संस्थागत मध्यस्थता। तीसरी हम इसमें बात कर रहे हैं, थर्ड इसका काइंड है कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन। कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन क्या है? संविदात्मक मध्यस्थता। संविदात्मक जैसे कि संविदा के अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है? वाणिज्यिक संव्यवहार, जो कोई भी कमर्शियल अगर कोई किसी तरह का ट्रांजेक्शन होता है, या औद्योगिक कार्रवाई, या फिर इंडस्ट्रियल कोई किसी तरह का अगर कोई मैनेजमेंट है करने वाले, या उनसे जुड़े व्यक्तियों के आपसी विवादों का निपटारा करने के लिए उनके बीच में संविदाओं में एक मध्यस्थता खंड समाविष्ट कर देते हैं। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा पार्टीज के बीच में पहले से ही ये हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का एक क्लॉज ये भी लिख देते हैं कि निकट भविष्य में आने वाले फ्यूचर में अगर किसी तरह का कोई विवाद हो गया तो वो संविदात्मक मध्यस्थता के अकॉर्डिंग, संविदा में जो कोई भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ऐसे विवादों को सुलझाया जाएगा। ऐसी संविदा के अंतर्गत अथवा उस संविदा से संबंधित विवादों को उनके द्वारा नियुक्त या मनोनीत मध्यस्थ द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और उनका विनिश्चय यानी कि डिसीजन दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। अब ये बाउंड क्यों होंगे दोनों पार्टीज? बाउंड इसलिए होंगे क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। इस प्रकार के मध्यस्थों को संविदात्मक मध्यस्थता कहा जाता है। संविदात्मक मध्यस्थता जो अभी हमने देखा, तदर्थ और संस्थागत दोनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसा कि मध्यस्थता खंड में प्रोविजन हो या उपबंधित हो। तो कॉन्ट्रैक्चुअल मध्यस्थता क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन क्या है? संविदात्मक कि दोनों पार्टी जब भी कोई किसी कारोबार में या संविदा के लिए मिलती है तो अपनी संविदा के बनने के, निर्माण के टाइम में वो एक पॉइंट इसमें डाल देती है कि निकट भविष्य में हमारे बीच में किसी तरह का अगर कोई विवाद हुआ तो हम ये संविदा करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम एग्रीमेंट करते हैं इस चीज़ का कि हम न्यायालय में न जाकर न्यायालय के बाहर मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के उपबंधों के अकॉर्डिंग अपने विवादों को निपटाएंगे और उनका जो कोई भी डिसीजन होगा वो हमें मान्य होगा। इस तरह के आर्बिट्रेशन को, मध्यस्थता को कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फोर्थ, स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन यानी कि संविधीय मध्यस्थता। संविधीय यानी कि जो कुछ नियम हैं उनको स्टैट्यूट्स कहते हैं। उनके अकॉर्डिंग कुछ संविधियों द्वारा विवादों को, मध्यस्थों को निर्देशित करना ज़रूरी हो गया है। कुछ ऐसे लॉज हैं जिसके अंदर कि भाई आपका मामला ऐसा है जो कोर्ट में ना जाके आप बाहर ही निपटा लो, तो उसी को कहते हैं स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। ऐसी कंपलसरी यानी कि ऐसी अनिवार्यता किसी संविधि के अंतर्गत बनाए गए नियम या उपनियमों के अंतर्गत भी हो सकती है। ऐसी संविधि में या उसके अंतर्गत विषय या नियम ऐसा प्रोविज़न कर सकते हैं, संबंध कर सकते हैं कि ऐसी संविधि जो स्टैट्यू है कि विषय संबंधित विवादों को, मध्यस्थों को निर्देशित किए जाएंगे। इस प्रकार के मध्यस्थों में संविधि अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम या जो कोई भी उपनियम है मध्यस्थता करार माने जाएंगे। यानी कि आप पहले ही उसमें बना दो, पहले ही उसमें लिख दो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में कि हम कैसे कैसे करेंगे, तो उसको ही स्टैट्यूटरी कह दिया है, उसी को ही एक तरह से नियम कह दिया गया है। अतः ऐसे मध्यस्थों के लिए पक्षकारों के बीच प्रत्यक्ष से कोई मध्यस्थता करार नहीं होता। संविधि अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों अथवा उपनियमों द्वारा मध्यस्थता की अनिवार्यता को पक्षकारों पर आरोपित कर दी जाती है, चाहे पक्षकार उससे सहमत हो चाहे उससे सहमत ना हो। यानी कि कुछ ऐसी लॉ है जिसके अंदर साफ ही लिखा हुआ है कि अगर इस तरह का कोई विवाद हो जाए तो वो विवाद न्यायालय में ना जाकर न्यायालय के बाहर ही निपटा लिया जाए, उसी को कहते हैं संविधि मध्यस्थता। तो ये जो नॉर्म्स ये बात कहती है कि बाहर ही निपटा लिया जाए उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी यानी कि संविधि यानी कि एक तरह से नियम। तो कुछ ऐसे लॉ में नियम बने हुए जो ये कहती हैं कि अगर ये छोटा मोटा अगर कोई मामला है तो न्यायालय में न जाकर न्यायालय के बाहर ही निपटा ली जाए, क्योंकि उनके अंदर बात ही ऐसी थी। जैसे कि न्यास ट्रस्ट की हम बात करें, ट्रस्ट में सारी चीज़ें इतनी क्लियर होती हैं कि आप कोर्ट में ना जाके कोर्ट से बाहर ही निपटा सकते हैं। फिर ये जो अधिनियम है इन मध्यस्थों के संबंध में ही प्रावधान किए गए हैं। इस प्रकार के मध्यस्थों या मध्यस्थता सुलह अधिनियम के भाग 1 में क्लियर बता रखा है कि अगर इस तरह की कोई नॉर्म्स हैं जो कि ये कहते हैं कि अगर छोटा सा मामला है तो कोर्ट में ना जाकर कोर्ट से बाहर निपटा लिए जाए, तो कोर्ट से बाहर निपटा लिए जाते हैं।
आगे हम बात कर रहे हैं 5th नंबर के पॉइंट की, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन यानी कि घरेलू या देशीय मध्यस्थम। घरेलू नाम से लगता है घरेलू, जो हमारे घर के अंदर है, तो घर के अंदर क्या, भारत के भीतर, जो पूर्ण रूप से भारतीय विधि से शासित हैं। या मध्यस्थों की प्रक्रिया तथा मध्यस्थम की विषय वस्तु पर भारतीय विधि लागू होती है, या जहां विवाद का वाद कारण भारत के भीतर उत्पन्न होता है, या समव्यवहार के पक्षकारों के करार द्वारा उस समव्यवहार यानी कि कम्युनिकेशन या जो ट्रांजेक्शन हुआ है उस पर भारतीय विधि लागू होती है। यदि ये सभी चीज़ें कोई भी तत्व माध्यस्थम में मौजूद है तो ऐसा माध्यस्थम घरेलू माध्यस्थम कहलाता है। यानी कि पार्टीज़ हैं वो भारत के भीतर की हो, विषय वस्तु और जो कोई भी कॉज ऑफ एक्शन शुरू हुआ है वो भारत के भीतर हो, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो भारत के भीतर हो, कम्युनिकेशन या किसी तरह का ट्रांजेक्शन है वो भारत के भीतर हो, और भारत की विधि के अकॉर्डिंग ही अगर उसको निपटाना हो तो वो भारत की हो। तो जब भारत के भीतर के अंदर ही ये सब चीज़ें की जाती हैं तो उसको कहेंगे घरेलू माध्यस्थम, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। आगे हम बात कर रहे हैं 6 नंबर की, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम, जैसे अभी भी बताया आपको डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के बारे में, ठीक वैसे इंटरनेशनल, डोमेस्टिक भारत के भीतर, इंटरनेशनल भारत के बाहर। तो यहाँ पे जब किसी मध्यस्थम में एक पक्षकार विदेशी हो या दूसरा भारत के बाहर का हो या अन्य किसी देश का नागरिक या अन्य देश का निवासी हो, विवाद की विषय वस्तु भारत से बाहर हो, किसी स्थान से संबंधित हो, अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम का स्थान भारत भी हो सकता है या भारत के बाहर का भी हो सकता है। जैसे भी पार्टीज़ को ऐसा लगे या पार्टीज़ ने अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट कर रखा है, करार कर रखा है, तो उसको कहेंगे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम। वही चीज़ कि पक्षकार भी विदेशी, भारत के बाहर ही हैं, भारत के बाहर की विधि से शासित है, और वो अगर किसी मध्यस्थ के द्वारा कोर्ट में जाके मध्यस्थ के द्वारा अपने विवादों को निपटाते तो उसको कहेंगे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। आगे हम बात कर रहे हैं फॉरेन आर्बिट्रेशन की, विदेशी माध्यस्थम की। जहां माध्यस्थम कार्रवाई का संचालन भारत से बाहर संचालित होता है वह ऐसा माध्यस्थम विदेशी माध्यस्थम कहलाता है, तथा ऐसे माध्यस्थम में भारत पंचाट विदेशी पंचाट कहलाता है, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको परिभाषा में बताया था फॉरेन अवार्ड के बारे में। तो फॉरेन अवार्ड विदेशी माध्यस्थम क्या है, विदेशी माध्यस्थम जहाँ पे कार्रवाइयों का संचालन यानी कि जितनी भी सारे प्रोसीजर हैं, प्रोसीजिंग जो हैं वो भारत के बाहर ही संचालित हो रही है, भारत के बाहर की विधि से हो रही हैं, विदेशी लॉ उसमें लागू हो रहा है, फॉरेन जो लॉ है उसमें अप्लाई हो रहा है, और विदेशी विधि के अकॉर्डिंग ही, विदेशी विधि के अनुसार ही उन पार्टीज़ की, उन पक्षकारों के विवादों को निपटाया जा रहा है और निर्णय दिया जा रहा है। तो उस निर्णय को क्या कहेंगे, फॉरेन अवार्ड, विदेशी पंचाट। तो फॉरेन आर्बिट्रेशन क्या, जो भारत के बाहर, इंटरनेशनल तो बता ही दिया, भारत के बाहर तो कहीं पे भी, विदेशी जो भारत का नहीं है तो उसको कहेंगे फॉरेन आर्बिट्रेशन। अगली क्लास में हम इसे और आगे बढ़ाएंगे, नए किसी टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।